We were talking about the different molecules in the liquid. ठीक है, तो हमारे पास ये कंटेनर है, ये क्लोज्ड सील्ड कंटेनर है, और इस क्लोज्ड सील्ड कंटेनर के अंदर हमारे पास ये लिक्विड है. We had talked about the molecule on the corner, that is near the wall of the container. We had talked about the molecule in the bulk, and we had even started with the molecule on the surface. और ये हमने समझा था कि सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ वन साइडेड अट्रैक्टिव फोर्स है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स के चलते इसके सरफेस के ऊपर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. एंड एक्स्ट्रा एनर्जी पर यूनिट एरिया will be called surface tension, and extra force per unit length is called surface tension. ठीक है. अब इसमें एक बहुत ही मजेदार सी चीज होती है कि अगर इस लिक्विड के अंदर एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब डाल दी जाए, तो यहां पर ये जो लिक्विड है, ये वाला जो रीजन है, ये इससे कांटेक्ट से अलग हो जाता है. नाउ यहां पर जो सरफेस टेंशन वर्क कर रही है, उसकी वजह से ये लिक्विड या तो ऊपर राइज कर जाता है या फॉल कर जाता है. ऐसे लिक्विड जहां पर एडहेसिव फोर्सेस से कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, जैसे मर्करी रजिस्टर्स अ फॉल इन द कैपिलरी ट्यूब. ठीक है. लेकिन अगर वाटर की बात करोगे तो यहां पे एक राइज होता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज और कैपिलरी एक्शन. क्लियर. अगर आप जैसे कि वो लेते हो, कॉटन की विक लेते हो, कॉटन की विक को अगर तेल में डालते हो तो तेल ऊपर राइज करता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिलरी एक्शन. ठीक है. तो ये कैपिलरी एक्शन होता है. तो ये आप इस पर्टिकुलर राइज से आप ये बता सकते हो सरफेस टेंशन कितनी है. ये सरफेस टेंशन मेजर करने का तरीका है. यू जस्ट मेजर द हाइट ऑफ इट एंड रो जी एच से पता चल जाएगा कितनी एनर्जी है, एंड यू नो द सरफेस टेंशन. क्लियर. तो ये तो बात हुई सरफेस टेंशन की, और ये हमने बात की कि सरफेस मॉलिक्यूल पर क्या होता है. अब इसके आगे क्या होता है कि ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन लिटिल थिंग. सॉलिड के अंदर अगर मैं मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की बात करता हूं, तो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि एक्सेप्ट फॉर द वाइब्रेशनल मोशन, ये किसी भी मोशन को अलाउ नहीं करता. ठीक है. तो ये है सॉलिड. लिक्विड के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, दे आर एबल टू होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर, लेकिन द मॉलिक्यूल्स आर एबल टू स्लाइड ओवर ईच अदर. ठीक है. तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं. एक बात का ध्यान रखना, सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं होता. द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज द सेम. अगर लिक्विड की वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा आ रही है तो उसका सिंपल सा एक रीजन होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हो एक्सपेंशन होता है, एंड दैट इज द एक्सपेंशन. इट इज नॉट बिकॉज लिक्विड्स हैव एन एक्स्ट्रा एम्प्टी स्पेस एज कंपेयर टू अ सॉलिड. नहीं होती. ठीक है. तो अट्रैक्टिव फोर्स थोड़े से कम होने की वजह से या थर्मल मोशन थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर एबल टू रोल ओवर ईच अदर, और रोल करने के चक्कर में दे आर एबल टू मूव. And since they are able to move, keeping the relative distance, average distance between them the same, volume remains a constant, but the shape keeps on changing. जब हम gases की बात करते हैं तो gases के अंदर all kind of motions are allowed. It is translational motion is allowed, rolling motion is allowed, vibrational motion is allowed. तो gases के अंदर सारी की सारी motions होती हैं, और वहां पर क्योंकि translational motion allowed है तो particles are able to move away from each other. ठीक है. और इसी वजह से गैसेस की ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही डेफिनेट शेप होती है. अब यहां पर जब हम लिक्विड्स की बात करें तो दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ कैपेसिटी टू मूव ओवर ईच अदर. ठीक है. दे हैव काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन से वगैरह. तो दीज पार्टिकल्स दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, दीज आर मूविंग ओवर ईच अदर. और जब अगर मान लीजिए इसमें एक पार्टिकल सस्पेंड कर दिया जाए तो ये पार्टिकल उससे टकरा के उस पार्टिकल को भी वाइब्रेट कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी टर्म एज द ब्राउनियन मोशन. ठीक है. द zigzag motion of a particle suspended in a fluid due to the constant striking of the fluid molecules with the suspended particle is termed Brownian motion. The fluid particles are in a constant
random motion due to the temperature fluctuation within the bulk. यानी कि पूरे के पूरे बल्क के अंदर ऐसे जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ठीक है, हम कहते हैं सबका टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन बहुत स्लाइट टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. तो इस वजह से ये जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर इन अ कांस्टेंट मोशन. एक तरफ मूव करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, फिर उसके यहां से एनर्जी लेता है, कोई ट्रांसफर होता है, तो हल्के हल्के फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ये मूव कर रहे हैं, ये मूव करते 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 ये इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल को भी स्ट्राइक कर सकते हैं. अब जब सरफेस वाले मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेंगे तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल को भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं. अब ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के साथ हो ये रहा है कि इट इज बीइंग अट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली वन साइड. इसकी वैसे ही एनर्जी ज्यादा है, तो यहां पर जब ये पार्टिकल्स को स्ट्राइक करेगा तो हो सकता है इसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये इन सारे अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके एस्केप कर जाए. ठीक है, तो यहां से ये मॉलिक्यूल इसको स्ट्राइक करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, ये निकल जाता है. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू द वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन. सिंपल वेपराइजेशन. तो वेपराइजेशन एक ब्रॉड टर्म है. आपने एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया, इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन. ठीक है, if the surface molecule moves to the vapor phase, it is called evaporation. Vaporization from the surface is called evaporation. ठीक है, आई होप आपको याद है वेपर और गैस में क्या फर्क है. याद है? What is the difference between vapor and a gas? A vapor is a substance in which the attractive forces are not actually completely overcome by the thermal motion. वेपर एक ऐसा सब्सटेंस है, उसमें पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया. तो अगर इन पार्टिकल्स को किसी तरीके से पास ले आया जाए तो यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थर्मल मोशन को ओवरकम कर सकता है और कर जाएगा. तो अगर इन पार्टिकल्स को पास ले आया जाए तो अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम कर जाएगा और ये लिक्विफाई हो जाएंगे. A substance, a gaseous substance which can be converted into a liquid by only increasing the pressure is termed a vapor. ठीक है, गैस वो सब्सटेंस है जहां पे थर्मल मोशन ने अट्रैक्टिव फोर्सेस को पूरी तरह ओवरकम कर लिया है. तो आप जो मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू लिक्विफाई. ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है वेपर और गैस में. वेपर्स को लिक्विफाई किया जा सकता है, गैस लिक्विफाई नहीं होगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. गैस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर कम करना ही पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो यहां पे हम वेपर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर ये लिक्विड में से ये मॉलिक्यूल निकल के वेपर फेज में चला गया है. इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें अच्छी तरह समझ में आ भी रही हैं और दिख भी रही है. वो ये कि ये जो मॉलिक्यूल यहां से निकल कर गया है, ये पहले से ही इस बल्क का हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल था और निकलने के लिए इसने बल्क में से और एनर्जी ली है. तो इस मॉलिक्यूल के निकलने से जो बल्क की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी. ठीक है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. तो इस मॉलिक्यूल के निकलने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हुई और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के कम होने से टेम्परेचर कम हो जाएगा. यहां पर एक सिंपल सी प्यारी सी स्टेटमेंट आती है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. क्लियर है ना ये स्टेटमेंट? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. एंड इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग क्यों? इसलिए क्योंकि इवेपोरेशन में हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल फ्रॉम द बल्क इज मूविंग आउट. ठीक है, क्लियर? अब होता अक्सर ये है कि जैसे ये मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले रखा है, हमने इसकी थर्मल इंसुलेटेड वॉल्स नहीं बना रखी, तो यहां पर अगर ये इवेपोरेट करता है, एनर्जी लेके चलता है, तो सिस्टम का टेम्परेचर जब कम करेगा तो वो सराउंडिंग में से एनर्जी गेन कर लेगा और सराउंडिंग में से एनर्जी गेन करके वो फिर से उसी टेम्परेचर पर आ जाएगा. तो हमें टेम्परेचर लो होता दिखेगा नहीं. ठीक है, इवेपोरेशन से टेम्परेचर ठंडा होता हुआ तब दिखता है जब इवेपोरेशन इतना रैपिड हो
कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो सिस्टम है, वो बाहर से एनर्जी गेन ना कर पाए, तब हमें टेम्परेचर कम होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि आपके एयर कूलर्स जो होते हैं, एयर कूलर्स के अंदर इवेपोरेटिव कूलिंग है। वो जो एयर पैड्स, वो जो पैड्स लगे होते हैं उसके ऊपर पानी चलता है, वो ठंडा होता, वो गीला होता है। हवा जब चलती है तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर साथ में लेके निकल जाती है। इवेपोरेशन होता जा रहा है, रैपिडली हो रहा है, और एनर्जी बाहर से गेन करने का मौका मिल नहीं रहा, तो पानी भी ठंडा होता जाता है, उसके ऊपर निकलने वाली हवा भी ठंडी होती चली जाती है। तो दैट इज इवेपोरेटिव कूलिंग। जो मटका होता है उसके अंदर भी यही है। मटके की ये शेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इवेपोरेशन होता चला जाता है, इंसुलेशन भी क्रिएट करता है और ठंडा करता चला जाता है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। इज इट क्लियर? चलिए, अब यहां से जो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअसली निकलते चले जाएंगे। क्लियर? ये मॉलिक्यूल कितनी आसानी से निकल पा रहे हैं, ये बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। वन, इस मॉलिक्यूल को होल्ड करने वाले अट्रैक्टिव फोर्स कितने स्ट्रांग है। मॉलिक्यूल को होल्ड करने वाले अट्रैक्टिव फोर्स जितने स्ट्रांग होते चले जाएंगे, मॉलिक्यूल का निकलना उतना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उसको निकलने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो one thing, evaporation depends on the nature of the substance. What is the attractive force holding together the molecules of the substance? ठीक है? Clear? तो first, evaporation depends on the nature of the substance. Second, यहां पे जो molecules है बल्कि इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अगर इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी तो जब ये स्ट्राइक करेंगे तो एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर करेंगे और तब निकलना आसान हो जाएगा। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, द चांसेस ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल गेनिंग द एनर्जी एंड मूविंग इनटू द वेपर फेज विल कीप ऑन बिकमिंग इजियर। तो इवेपोरेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कितना इवेपोरेशन हो रहा है, अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है ये सरफेस कितना बड़ा है। क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग द एनर्जी एंड मूविंग इनटू द वेपर फेज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? क्लियर? जो कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े ऐसे ही गठरी में थोड़ा ना रख देते सुखाने के लिए, उनको फैलाया जाता है। फैलाया क्यों जाता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट इवेपोरेशन बिकम्स मोर। ठीक है? तो इवेपोरेशन, द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन वन, द नेचर ऑफ द लिक्विड, सेकेंड द टेम्परेचर, and third the surface area. ठीक है? Is it clear? And obviously time. कितनी देर में कितना इवेपोरेशन हुआ, जितना ज्यादा आप टाइम देते जाएंगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन होता चला जाएगा। कपड़े सुखाने के लिए अगर आपने डाले हैं तो आधे घंटे में नहीं सूखेगा, 2 घंटे में सूख जाएगा। क्लियर? तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अब हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज the amount of evaporation per unit time per unit surface area. ठीक है? रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो जैसे ही हमने इसको पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया बोला, सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट कर दिया और टाइम से इंडिपेंडेंट कर दिया। क्लियर? अब रेट ऑफ इवेपोरेशन सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, वन टेम्परेचर, सेकेंड नेचर। उसके अलावा आपको जो चेंज करना है कर दो, ये चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है? तो यहां पर अगर मैं एक स्पेसिफिक सरफेस ले लेता हूं, उस सरफेस से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इनटू द वेपर फेज पर यूनिट टाइम बिकम्स अ कांस्टेंट। कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर सेम है, मटेरियल सेम है, तब तक ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? कोई गड़बड़? नाउ हमने इसे कवर कर रखा है। तो मॉलिक्यूल्स जब इवेपोरेट करते जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स का नंबर यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। जब मॉलिक्यूल्स का नंबर यहां पे बढ़ता चला जा रहा है तो दे विल स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दे विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द लिक्विड एज वेल। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब वो एनर्जी गेन करके मूव कर सकते थे वेपर फेज में, तो एनर्जी लूज करके वापस लिक्विड फेज में भी तो मूव कर सकते हैं। ठीक है? दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है? अब कंडेंसेशन किस चीज पे डिपेंडेंट है? कंडेंसेशन सीधा सीधा एक चीज पे डिपेंडेंट है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जितने मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे उनके टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी।
तो कंडेंसेशन, rate of condensation simply depends on the number of molecules, concentration of molecules in the vapor phase. ठीक है? Is it clear? तो हम कह सकते हैं rate of evaporation depends on, मैं प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा, डिपेंड्स ऑन बोल रहा हूं, टेम्परेचर, नेचर, ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स, ठीक है। अब अगर हम किसी गैस के कंसंट्रेशन की बात करें तो गैस का कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए आरटी से तो बन जाता है प्रेशर। ये कांस्टेंट है तो N by V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N by V कंसंट्रेशन। तो आप कंसंट्रेशन और प्रेशर को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स की जगह प्रेशर ऑफ वेपर्स कह सकते हैं। देखो मैं अभी कुछ चीजें बहुत तेजी से बता दिया हूं, ठीक है। तो अपने प्रोसेसर्स को चेक कर लीजिए, कुछ ओवरहीट तो नहीं हो रहा। और अगर कुछ भी दोबारा पूछना तो पूछ लो। क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं है, आईआईटी कहां से आया वो जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं ये तो कह सकता हूं ना कि P इज प्रोपोर्शनल टू N by V, कह सकता हूं ना। तो अगर N by V बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो N by V बढ़ेगा। इज इट क्लियर? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं या तो कंसंट्रेशन वर्ड बोल सकता हूं या प्रेशर बोल सकता हूं। तो आई कैन डायरेक्टली से व्हेन P इज प्रोपोर्शनल टू N by V and rate of evaporation also, or rate of condensation also depends on N by V. So I can say rate of condensation depends on P. Constant ही तो चेंज होगा, ठीक है, क्लियर। तो गैसेस के लिए कंसंट्रेशन से ज्यादा प्रेशर वर्ड यूज होता है, इसलिए यहां पे हमने प्रेशर यूज कर लिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? देखो इस समय हम जो टॉपिक कर रहे हैं ये टॉपिक वो है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि दिस यू विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में बोला जाता है दिस यू हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। ये वो वाला टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक, अबे तुम्हें ये नहीं आता? अरे बताया कब था जो आएगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं आता, ये तो आना चाहिए। तो ये वो वाला टॉपिक्स है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल से चल रहा हूं, क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ अब यहां पर ये धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा कंडेंसेशन बढ़ता चला जाएगा। माइंड इट, रेट ऑफ इवेपोरेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाएगा। और जैसे ही रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स एंड द प्रेशर ऑफ वेपर्स विल बिकम अ कांस्टेंट। अब वो चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखना, इस पोजीशन को आने में टाइम लगता है, इंस्टेंटली नहीं, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने यहां पर सिस्टम के साथ एक मैनोमीटर लगा रखा, तो जैसे ही आपने इसमें लिक्विड डाल के ढक्कन लगाओगे तो मैनोमीटर की कुछ और रीडिंग होगी,
और फिर धीरे धीरे वो रीडिंग चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद एक फिक्स रीडिंग आ जाएगी। वो फिक्स रीडिंग है जहां पर ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इज इट क्लियर? अब जब तक आप टेम्परेचर नहीं बदलते या इस लिक्विड की नेचर नहीं बदलते, तब तक ये रीडिंग नहीं बदलेगी। इज इट क्लियर? Am I clear with that? This reading that you are getting of the pressure of the vapors at equilibrium is called vapor pressure. Is it clear? इसे कहते हैं वेपर प्रेशर और ये है इक्विलिब्रियम। ठीक है, डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी वेपर प्रेशर की। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, लिखनी है नहीं, ये डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हर किताब में है, तो लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, the pressure exerted by vapors on the surface of the substance, the pressure exerted by the vapors on the surface of the substance and the walls of the container, surface of the substance and the walls of the container in a closed container at a constant temperature at equilibrium is termed vapor pressure. ठीक है, देखो प्रेशर ऑफ द वेपर और वेपर प्रेशर में फर्क हो गया। प्रेशर ऑफ द वेपर कुछ भी हो सकता है, वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, आगे लिखिए। इट डिपेंड्स ऑन ओनली टू फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन ओनली टू फैक्टर्स। वन, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि सब्सटेंस क्या है, एंड सेकेंड टेम्परेचर। कंसंट्रेशन वगैरह नेचर में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो चेंज करना है कर दीजिए, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। नाउ आपके दिमाग में क्या आ सकता है, लेट अस से हम यहां पे इस कंटेनर को ले लेते हैं एक पिस्टन के साथ। यहां पे एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आ गया है। नाउ व्हाट यू डू इज, आप सडनली इसमें प्रेशर इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, और इस वॉल्यूम को हाफ कर देते हो। ठीक है, मैनोमीटर लगा हुआ है, मैनोमीटर एक सडन जंप शो करेगा, इट विल शो। ठीक है, क्योंकि आपने सडनली कंसंट्रेशन ऑफ द वेपर्स को इंक्रीज कर दिया है। अब सडनली जब कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो सडनली प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अब सडनली प्रेशर बढ़ने की वजह से होगा क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन पे कोई असर नहीं पड़ा है, वो फिर वहीं का वहीं है, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन एकदम से शूट कर जाएगा। कंडेंसेशन ज्यादा हो गया, इवेपोरेशन कम है। करते 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 कंडेंसेशन जैसे ही ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन तो उतना ही हो रहा है, कंडेंसेशन ज्यादा हो रहा है। फिर से करते 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 कंडेंसेशन का रेट और इवेपोरेशन का रेट फिर से सेम हो जाएगा। क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज नहीं हुआ, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन को फिर से उसी पॉइंट पे आना है। उसी पॉइंट पे आने के लिए कंसंट्रेशन को उसी पॉइंट पे आना है। कंसंट्रेशन को उस पॉइंट पे आने का मतलब है प्रेशर उसी पॉइंट पे आएगा, मतलब कि वेपर प्रेशर फिर से वही आ जाएगा, अपने आप कम होगा। देखो इंस्टेंट के लिए तो बढ़ गया, लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो ये अपने आप वहीं आ जाएगा। माइंड इट, डेफिनेशन में लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम। तो यू कैन चेंज द प्रेशर ऑफ द वेपर्स फॉर एन इंस्टेंट, बट यू कैन नॉट चेंज द वेपर प्रेशर, क्योंकि वो एट इक्विलिब्रियम ही है। इंस्टेंट वाले को हम वेपर प्रेशर नहीं बोलते। इज इट क्लियर? इक्विलिब्रियम क्यों एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करेगा?
पिस्टन की बात कर रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल। पिस्टन मूव क्यों नहीं करेगा जब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो हमने एक्सटर्नल प्रेशर बना दिया ना। डिफरेंट नहीं आएगा सर एक मिनट सुनो, यहां पे इस पिस्टन की वॉल्यूम इतनी थी, ठीक है, ये नॉन मूविंग था, इट वाज नॉन मूविंग। यहां पे एक पर्टिकुलर प्रेशर था और यहां पर आप ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे गैस के नाम पे सिर्फ वेपर है, कोई और गैस नहीं है, ये सोच के चलना। हाँ, क्योंकि अगर दूसरी गैस है तो उसका अपना प्रेशर अलग है और वो यहां पे वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ वेपर है, पिस्टन यहां पे अटकी हुई थी। आपने क्या किया, आपने सडनली आधा कर दिया, सडनली वेपर ज्यादा हो गए, सडनली उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, सडनली उसका प्रेशर ज्यादा हो गया, सडनली उसका रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। कंडेंसेशन ज्यादा हुआ, एक्स्ट्रा वेपर्स जितने थे वो कंडेंस हो गए, ठीक है। अब प्रेशर फिर से उतना हो गया पुराना, यानी कि यहां से आपने जब ऐसे किया तो प्रेशर एकदम से बढ़ा और फिर कम होना शुरू हो गया और फिर वो पुराने वाले पोजीशन पे आ गया, फिर से वो पुराने वाली पोजीशन पे आ गया, ठीक है, क्लियर। अब आपने यहां पे पिस्टन को रोका हुआ है, आप कॉन्टिन्यूसली प्रेशर नहीं लगा रहे, आपने पिस्टन को इस पोजीशन पे लाके रोक दिया। अब इस पिस्टन को छोड़ दीजिए, वापस ऊपर नहीं जाएगा, ये वापस ऊपर नहीं जाएगा। समझ आई बात? Am I clear with that? मतलब कि ये प्रेशर एकदम से आपने बढ़ाया, वो फिर वापस पुराने वाली लेवल पे आ जाएगा जितना था। पिस्टन को आप यहां छोड़ दीजिए, वापस ऊपर नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर है, क्लियर, तभी वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो वो नीचे आता चला जाएगा, और बाहर का प्रेशर कम है वेपर प्रेशर से, तो ये ऊपर जाता चला जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इतना ठीक है ना? तो ये हमने बात की कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा। अगर मान लीजिए प्रेशर कम कर दिया, मैंने इसको सडनली ऊपर खींच दिया, इनफैक्ट मैं प्रेशर कम नहीं कर रहा, मैं सीधा उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं और खींच के उस पोजीशन पे उसको अटका दिया, अब ये मूव नहीं कर सकता, क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गई, कंसंट्रेशन कम हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन फिर उतना ही है, रेट ऑफ कंडेंसेशन कम हो गया, कंडेंसेशन कम हो रहा है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे फिर से कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, फिर से उतना हो जाएगा। एक इंस्टेंट के लिए तो आपने प्रेशर कम कर दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उतना ही बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने प्रेशर की बात की। नाउ लेट अस से हम चेंज कर देते हैं टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो हमने रेट ऑफ कंडेंसेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, हमने रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज कर दिया। मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन उतना ही है, तो कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ना शुरू होगा, फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। लेकिन अब जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा वो एक हायर कंसंट्रेशन पे एस्टैब्लिश हुआ है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। टेम्परेचर कम करोगे, वेपर प्रेशर कम आ जाएगा। इज इट क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाया, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि कंडेंसेशन तो चेंज हुआ नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे रेट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज होनी शुरू होगी, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम पे फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बट अब की बार इक्विलिब्रियम ज्यादा प्रेशर पे आएगा। इज इट क्लियर? कंडेंसेशन का रेट कम होना चाहिए, नहीं, वो चेंज नहीं होगा। rate of condensation is simply striking of the molecule with the wall of the container and losing the energy, ठीक है। अगर कंटेनर की वॉल की एनर्जी ज्यादा तो वो फिर से गेन करके इवेपोरेट कर सकता है, but that is going to be rate of evaporation. पर सर फिर इवेपोरेशन बढ़ रहा है, कंडेंसेशन का रेट कांस्टेंट है, इन्हीं वो सिर्फ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है, बट यहां पर तो सिर्फ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट हो गया ना। टेम्परेचर डिपेंडेंट भी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होगा बताओ?
क्लोज वेसल में अगर हीट किया रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा, कंडेंसेशन कांस्टेंट है, तो फिर इवापोरेशन बढ़ रहा है, कंडेंसेशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम तो अटेन नहीं करेगा, तो करेगा। कैसे करेगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाँ, फिर एक हायर कंसंट्रेशन में जाके वो बैलेंस होगा। हो गया। हमने ये कहा है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन सिर्फ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स नेचर पर भी डिपेंडेंट है, बट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। हो गया। हाँ, ये सरफेस फिनोमेनन, ओवरऑल फिनोमेनन सबको इंक्लूड करके वेपराइजेशन बोलते हैं, ये इवेपोरेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? वेपर प्रेशर क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया कि डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड द नेचर, इट हैज नथिंग टू डू विद एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये हमने वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझ लिया। ओके, अब एक काम करते हैं, एक ओपन कंटेनर ले लेते हैं। इट्स एन ओपन कंटेनर। ठीक है, ओपन कंटेनर में भी इवेपोरेशन है, ऐसा तो नहीं है कि इवेपोरेशन नहीं हो रहा। इवेपोरेशन को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है कि कंटेनर ओपन है या क्लोज है या छोटा है या बड़ा है, इवेपोरेशन कंटिन्यूअस होता चला जा रहा है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, नेचर पे डिपेंडेंट है, इवेपोरेशन हो रहा है। अब इवेपोरेशन जो हो रहा है तो यहां पे वेपर्स बनेंगे और वेपर्स को ब्लॉक करने वाला कुछ नहीं है, तो वेपर्स एस्केप करते चले जा रहे हैं। तो ओपन कंटेनर में एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो ओपन कंटेनर में आप वेपर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, पर हम जो है ना वेपर प्रेशर को, एक सिंपल सी बात है कि वेपर प्रेशर जिस सब्सटेंस का ज्यादा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन तो सिर्फ उसको बैलेंस करता है। इट इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन विच डिफाइंस द वेपर प्रेशर। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना ज्यादा होता जाएगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होता जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज अ मेजर ऑफ एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, उसका अट्रैक्टिव फोर्स कम है, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, ओके। अब यहां पर ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या वो फ्रीली एस्केप कर जाएंगे? विल दे बी एबल टू एस्केप फ्रीली? क्या उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा? वॉल्स नहीं, वॉल्स तो वॉल्स है, चलो मैं इसको बिल्कुल अप टू द ब्रिम कर देता हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, दे विल बी ब्लॉक्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर और वेपर प्रेजेंट अबव। ठीक है, तो इस वजह से जैसे ये बल्क का मॉलिक्यूल यहां पे सरफेस का मॉलिक्यूल निकलेगा, कोई और मॉलिक्यूल इसकी जगह लेगा। अगर मैं इस बल्क के मॉलिक्यूल की बात करूं तो बल्क का मॉलिक्यूल कभी ना कभी यहां पहुंचेगा। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसको यहां पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये एयर इसे रेजिस्ट कर रहा है, द एयर इज रेजिस्टिंग इट। ठीक है, तो वो यहां पर आने के बाद एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेके इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करके वेपर फेज में जाएगा। ठीक है, यहां पे एक वर्चुअल ढक्कन लगा हुआ है, एंड दैट ढक्कन इज बाय द गैसेस अबव। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको अब हम हीट करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम हीट करते चले जाएंगे, याद रखना सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ रही, बल्क के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ते ही वो बाहर निकल जाएगा। तो सरफेस की एनर्जी मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम है, बल्क की एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, और सरफेस और बल्क के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, अगर बल्क और सरफेस की एनर्जी सिमिलर होती जाएगी तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होती चली जाएगी, सरफेस टेंशन डिक्रीज होती चली जाएगी, डिफरेंस इन द फोर्स कम हो गया।
अट्रैक्टिव फोर्स कम नहीं हुआ, डिफरेंस कम हो गया। सरफेस की एनर्जी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, और यहां से धीरे धीरे बल्क की एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बल्क की एनर्जी सरफेस की एनर्जी के ऑलमोस्ट इक्वल होगी। इक्वल होती है क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पर। क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पे सरफेस और वेपर की एनर्जी, बल्क की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होती है। तो वहां पे लिक्विड और गैसियस फेज के बीच में कन्वर्जन में कोई बैरियर नहीं रह जाता। यहां पे अभी भी छोटा सा बैरियर, बहुत ही कम है लेकिन है। we may say it has become equal. we may say, है नहीं इक्वल, पर we may, बहुत कम डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि बल्क में से एक मॉलिक्यूल निकला, अब वो सरफेस पे रुकेगा नहीं, वो सीधा ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये कब होगा? जब एस्केपिंग टेंडेंसी has become equal to the resistance offered by the gases present over the liquid. मतलब कि ये जो रेजिस्ट कर रहे हैं, ये वेपर की जो एस्केपिंग टेंडेंसी उसको बैलेंस कर रही है। ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि ज्यादा होने का मतलब पूरा बाहर। ठीक है, इक्वल हो गया। तो द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स फ्रॉम द बल्क, मे बी हल्का सा झटका लगता, मे बी यू कैन से स्पीड ब्रेकर वाला झटका, सरफेस पे और बाहर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो झटका भी नहीं है, सीधा बाहर। ठीक है, यहां पर ऐसे बाहर। तो नाउ द इवापोरेशन हैज बिकम वेपराइजेशन फ्रॉम द बल्क। अब बल्क का मॉलिक्यूल सीधा वेपर में जा रहा है, रुक नहीं रहा। और यहां पर क्या हुआ है? एस्केपिंग टेंडेंसी हैज बिकम इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल अबव। ठीक है, escaping tendency is vapor pressure, resistance is pressure of the atmosphere. So vapor pressure has become equal to the external pressure. This is called boiling. तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? अच्छा, तुम समझ में आ गया? गुड गुड गुड। चीज समझ में आई? दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग ऑल्सो इज वेपराइजेशन। इवापोरेशन ऑल्सो इज वेपराइजेशन। डिफरेंस, इवापोरेशन इज फ्रॉम द सर्फेस, बॉइलिंग इज फ्रॉम द बल्क। ठीक है, तब एक चीज बहुत सिंपल सी है, बॉइलिंग इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गैस अबव। आप ऊपर गैस का प्रेशर बढ़ाते चल जाइए, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो यहां से एस्केपिंग टेंडेंसी को उतना ही बढ़ना पड़ेगा। ओवरकम करने के लिए वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ाओगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, एंड वेरी ऑब्वियसली विद डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इज इट क्लियर? समझ आई बात? ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें बॉइलिंग पॉइंट की। वैसे आपको पता है तो मत लिखो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट की वही घिसी पिटी रटी रटाई डेफिनेशन है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस becomes equal to the external pressure. The temperature at which the vapor pressure of a substance becomes equal to the external pressure is termed boiling point. ठीक है? Very obviously boiling point depends on external pressure. External pressure बढ़ा दोगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दोगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक क्लोज्ड सील्ड फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर में बॉइलिंग नहीं होती। समझ आई बात? क्योंकि फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर का मेरे पास है, तो जैसे जैसे मैं हीट करता चला जाऊंगा
प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज ऑफ द वॉल। वॉल कितना प्रेशर क्रिएट करती है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उन पे कैसा प्रेशर है। अब ये जो दरवाजा है, ये दीवार है, इट्स नॉट क्रिएटिंग, इट इज नॉट पुशिंग मी एट ऑल, लेकिन अगर मैं इसको धक्का मारना शुरू करूं तो मैं जितना जोर से धक्का मारूंगा दीवार उतना जोर से धक्का मारेगी। इन द सेम मैनर अगर क्लोज कंटेनर है तो क्लोज कंटेनर में जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे उसका वॉल का प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस वजह से इट विल नेवर बॉइल। प्रेशर बढ़ते 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 हो सकता है कंटेनर फट जाए और फटते ही वो एकदम से बॉइल करेगा, लेकिन जब तक वो कंटेनर इंटैक्ट है तब तक बॉइलिंग नहीं होगी। इज इट क्लियर? क्या हुआ? हाँ होता है। नहीं, अगर फाड़ना तो बहुत आसान तरीका है। प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर के अंदर बढ़िया वाली गैस्केट लगा के उसको ऊपर से सील करो, उसकी जो सीटी और उसका सेफ्टी वाल्व है उसे सील करो और फाड़ दो। हाँ, घर छोड़ के भागना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो फटेगा तो पानी का टेम्परेचर करीबन 250 डिग्री होगा, और उस 250 डिग्री टेम्परेचर पे अगर कोई सामने आ गया ये वही बात है कि फिर बंदा पूछेगा कि भाई नहाना था तो ऐसे नहाना जरूरी था, मैल के साथ साथ स्किन भी उड़ा दी। ठीक है, क्लियर? ओके, okay now that's what the boiling point is. Clear? अच्छा, इसमें एक मैं सोच रहा था, तुमने एक वर्ड नोटिस किया है? पता नहीं तुमने नोटिस तो खैर तुम कभी करते ही नहीं हो, नोटिस तो तुम कुछ और ही करते हो, वर्ड्स को तो करते ही नहीं हो। Now I am not saying liquid, I am saying substance. अब किया है जब मैंने बोला why am I saying substance, why am I not saying liquid? substance solid भी हो सकता है, solid का भी वेपर प्रेशर होता है, solid का भी वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, और ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको दी हैं वो सॉलिड के लिए भी वैलिड है। अगर मैं किसी सॉलिड को लेता हूं, उसका एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर है, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को उसके वेपर प्रेशर के जितना कर दूं तो फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन सीधी सीधी है कि the pressure, the temperature at which the vapor pressure of the solid becomes equal to the external pressure, that becomes sublimation. Is it clear? कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई प्रॉब्लम? तो ये हमने बॉइलिंग की बात की, मेल्टिंग की बात की, वेपर प्रेशर की बात की। कुछ पूछना है तो बताओ, लिख लो आराम से। ये आज सच चीजें ऐसी नहीं है जो तुमसे पूछी जाए, कोई नहीं पूछेगा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में एक और वर्ड रह गया मुझसे। देयर आर टू टर्म्स अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, दो वर्ड्स होते हैं, एक कहलाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक कहलाता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। मजेदार बात यह है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट से कोई लिंक नहीं है, बॉइलिंग से कोई लिंक नहीं है। डेफिनेशन सीधी सीधी है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सीधी भाषा में दैट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस।
अब दूसरा है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. द वर्ड स्टैंडर्ड इटसेल्फ टेल्स यू क्या प्रॉब्लम होगी. प्रेशर इंस्टेड ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इट विल बी 1 बार. तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से हल्का सा कम है. इज इट क्लियर? ठीक है. अब हमारे पास एक इक्वेशन है. देखो ये इक्वेशन भी कोर्स में नहीं है, बट ये है कि तुम अक्सर पूछ रहे हो सर ये कहां से आया, वो कहां से आया. तो ये कहां से आया पहले ही बता रहा हूं. दिस इज कॉल्ड क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. This equation tells the variation of vapor pressure with temperature. ठीक है. हमारे पास जब हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात करते हैं, इसका इक्वेशन ये है log P2 by P1 is equal to delta H naught vaporization 2.303 R bracket 1 by T1 minus 1 by T2. ठीक है. एक सिंपल सी बात है. विद चेंज इन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर चेंजेस एक्सपोनेंशियली. दिख रहा है वो तो. ठीक है. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ये. आप एंटी लॉग ले लो, उसमें क्या दिक्कत है. ठीक है. अब यहां पर जब मैं वेपराइजेशन की बात कर रहा हूं, बी वेरी क्लियर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिक्विड. आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिक्विड. ठीक है. अगर यही इक्वेशन आप सॉलिड के लिए लगाना चाहें तो सॉलिड के लिए एक फर्क आ जाता है, और यहां पे डेल्टा एच वेपराइजेशन की जगह डेल्टा एच सब्लिमेशन हो जाता है. तो ये लिक्विड के लिए ये है. सॉलिड के लिए it will become log P2 by P1 is equal to delta H naught sublimation upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. ठीक है. और एक छोटी और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, डेल्टा H sublimation is equal to delta H vaporization plus delta H fusion. तो सीधी सीधी भाषा में डेल्टा H सब्लिमेशन इज मोर देन डेल्टा H वेपराइजेशन, क्योंकि डेल्टा H फ्यूजन जीरो तो नहीं है और नेगेटिव ऑफ कोर्स नहीं है. ठीक है. तो इसका मतलब यह है कि अगर एक सब्सटेंस का आप ग्राफ बना रहे हैं वेपर प्रेशर का, तो जहां पर वो मेल्ट हो रहा है वहां से ग्राफ का स्लोप चेंज हो जाएगा. ठीक है. इज इट क्लियर? कुछ कंफ्यूजन यहां? ये तो था एक प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बिफोर वी स्टार्ट ओवर विद द नेक्स्ट टॉपिक. यस, ये इंट्रोडक्शन थी. नहीं, इंट्रोडक्शन बहुत खतरनाक है, चैप्टर उतना खतरनाक है. समझ आ गया ये? फिर मैं कह रहा हूं, कुछ भी पूछना है पूछ लो. क्लियर? पूछना पूछ ले, शायद मुझे आता हो. ओके. यहाँ
ओके नाउ अभी हम बात करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 5 मोल्स ए के हैं, इट्स 5 मोल्स ए, ठीक है। अब फिक्स टेम्परेचर, एक वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहां पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ दैट इज P0 A, दैट इज द वेपर प्रेशर, ठीक है। हमारे पास एक और कंटेनर है, सेम वॉल्यूम सेम साइज, और इसमें 5 मोल्स बी के हैं, ठीक है। 5 मोल्स बी के हैं, यहां पर भी एक प्रेशर क्रिएट होता है, एंड दिस इज P0B, ठीक है। अगर ए और बी डिफरेंट है, एंड माइंड इट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनांशियोमर्स, एनांशियोमर्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, तो एज फार एज सॉल्यूशन चैप्टर इज कंसर्न एनांशियोमर्स आर सेम सब्सटेंस, ठीक है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इफ देयर आर डिफरेंट सब्सटेंसेस, बाकी और किसी चीज में डिफरेंट है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट हो जाएंगे। अगर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट है, देन इन दैट केस ये P0B और P0A भी डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसकी वॉल्यूम इस कंटेनर से डबल है, यानी कि इन दोनों कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर है, और इस कंटेनर के अंदर 5 मोल्स A डाला, 5 मोल्स B डाला, एंड वी गेट अ मिक्सचर, ठीक है। नाउ दिस मिक्सचर हैज 5 मोल्स A एंड 5 मोल्स B, ठीक है। और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि A और B कंप्लीटली मिक्सिबल हैं, दे डिसॉल्व विद ईच अदर कंप्लीटली। और एक बात का ध्यान रखना कि केमिस्ट्री के अंदर इज समथिंग लाइक लाइफ, दोस्ती सिमिलरिटी में होती है, मैरिज ऑपोजिट में होती है, ठीक है। तो इसीलिए केमिस्ट्री में टर्म है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो यहां पर हम ये मान सकते हैं कि ए और बी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काफी हद तक सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं, क्लियर। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तो डिसॉल्व नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब छोटा सा सवाल है, इसको भी हम इक्विलिब्रियम पे आने देते हैं और यहां पे वेपर प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। लेट अस से दिस वेपर प्रेशर इज P लिख देते सर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, P क्या है? अब P के ऑप्शंस हैं, टेस्ट के लिए सैटरडे और संडे के लिए बोले हैं 9 to 12 आपका सैटरडे और संडे दोनों के लिए।
सैटरडे एंड संडे एंड मंडे दोनों दिन आपका 9 to 12 है। सैटरडे और मंडे है ना? हाँ ठीक है। आपका टेस्ट सैटरडे को भी है, आपका टेस्ट मंडे को भी है। अब कौन सा टेस्ट है मुझे नहीं पता, बट टेस्ट है 9 to 12। ओके हाँ भाई, आंसर लिख दो। लिख दिया? गुड गुड गुड। कौन सा आंसर लिखा? हाँ मैं एक्सप्लेन कर पूछूंगा ना। टोटल प्रेशर P बताना है। मैंने वेपर प्रेशर नहीं पूछा, टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस पूछा है। सीधा हो जाए ना, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि अब वो सब्सटेंस अलग है ना। काफी हद तक सेम है। एक मिनट। ए और बी काफी हद तक सेम है, लेकिन ए और बी का मिक्सचर क्या ए है, क्या बी है? सब्सटेंस तो अलग है। कुछ नहीं हुआ, काम करो चलो। हाँ भाई आंसर। गुड गुड गुड, सबने आंसर सही लिखा है। अब जरा इसका रीजन लिख दो। रीजन 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 जल्दी लिखो। रीजन, आंसर तो सबने सही लिखा है, तो अच्छा रीजन तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। फिर हेनरी, अभी हेनरी लॉ तो बताऊंगा मैं तुम्हें, इसमें अभी बताया कहाँ है। बोलो रीजन क्या होगा? आंसर इज 3, नो प्रॉब्लम्स। रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज हो गया, एग्रीड। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट थोड़ा ना चेंज होता है, इवेपोरेशन चेंज होता है, रेट नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, नाउ अभी भी क्या, अब यहां पर जो प्रेशर होगा P, अब क्या है? सेम ऑप्शंस। अगर सी आंसर तुमने इसका भी दिया तो तुम्हें कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया। इसका आंसर सी है, इसका आंसर ए है 1।
अगर पार्टीशन है ना, सॉल्यूशन नहीं बना ना। अभी भी देखो वही चीज है, सब कुछ वही है, लेकिन फर्क आ गया। कारण क्या होता है, यहां पर अगर मैं एक छोटा सा एरिया कितना ही छोटा ले लूं, कितना ही छोटा एरिया ले लूं, उसमें 50% ए 50% बी है। लेकिन यहां पर जब मैं ले रहा हूं एक एरिया, तो इट इज 100% ए, यहां पे 100% बी है। तो यहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज सेम, चाहे मैं इसको ऐसे रखूं चाहे मैं ऐसे रखूं, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए एंड बी डज नॉट चेंज। यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए एंड बी हैज चेंज्ड। यहां पर सब्सटेंस का नेचर बदल गया है, यहां पे सब्सटेंस का नेचर नहीं बदला। ठीक है, यहां पे मैं कितना ही छोटा एरिया ले लूं, उस छोटे एरिया में 50% ए 50% बी है। ठीक है, तो यहां पर इसके ऊपर से अगर मैं रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात करता हूं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन 50% हो गया ए का, रेट ऑफ इवेपोरेशन 50% हो गया बी का, और उसको बैलेंस करने के लिए रेट ऑफ कंडेंसेशन भी 50% ही होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए on the surface of the liquid and the walls of the container is 50% of its original vapor pressure. Is it clear? समझ आई बात? एंड माइंड इट, ये जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, ऐसे नहीं। अगर ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्सेबल नहीं होते तो ये वर्क नहीं करता, फिर ये वर्क करता। ये सिर्फ मिक्सेबल लिक्विड्स के लिए वैलिड है, इमिक्सेबल के लिए ये वैलिड है। ठीक है, इज इट क्लियर? कितना सरफेस ए ऑक्यूपाई कर रहा है और कितना सरफेस बी ऑक्यूपाई कर रहा है, इट इज डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव मोल्स। जिसके मोल्स ज्यादा है वो रिलेटिवली ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, जिसके मोल्स कम है वो रिलेटिवली कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ओवर अ सॉल्यूशन is equal to its original vapor pressure multiplied by its mole fraction in the solution. ठीक है, so यहां पर the pressure exerted by A is proportional to mole fraction of A. ठीक है, in solution. ठीक है, pressure exerted by B is proportional to mole fraction of B. Clear? तो यहां पर this pressure of A becomes equal to P naught A and pressure of B becomes equal to Is that clear? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ठीक है, ये जो सामने लिखा हुआ है इसे राउल्ट लॉ कहते हैं। Is that clear? कोई कंफ्यूजन? कुछ सोचने में पड़ गए, क्या हुआ? ठीक है, चलो अब आप हेनरीज लॉ बोल रहे थे ना, तो चलो हेनरीज लॉ बनाते हैं।
हमारे पास ये कंटेनर है, ये ओपनिंग है, ये लिक्विड है, ठीक है। अब हम इसमें गैस पंप नहीं कर रहे, अब हम इसमें वेपर पंप कर रहे हैं, ठीक है। वेपर पंप करने का मतलब यह है कि वेपर का कंसंट्रेशन धीरे धीरे सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। गैस की सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर मिनिमम से ऊपर नहीं जा रही थी, पर वेपर तो कंडेंस हो जाएगा तो नीचे सॉल्यूशन बनाता चला जाएगा, ठीक है। हम यहां पे हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम एक ही चीज मान रहे हैं, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना आएगा कि आप मोल फ्रैक्शन को आप मास नहीं मान सकते, ठीक है। द कंसंट्रेशन कुड बी मच हायर। तो अब यहां से आप वेपर पंप करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हेनरीज लॉ वुड मेक इट द प्रेशर over the liquid is proportional to the mole fraction in the liquid। कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, ठीक है। हम इसमें पंप करते चले जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस से हमने इतना पंप कर दिया कि इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 1, मोल फ्रैक्शन हो गया 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट विल बिकम P0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम ऐसे लिख रहे थे, तो दिस KH बिकम्स ठीक है। तो राउल्स लॉ कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ लिमिटिंग केस ऑफ हेनरीज लॉ वेयर द गैस इज एक्चुअली अ वेपर एंड कंडेंसेस, ठीक है। तो हम ये सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं, राउल्स लॉ इज द लिमिटिंग केस ऑफ हेनरीज लॉ। इज इट क्लियर? जब तक गैस है तब तक वो KH है, जैसे ही वो वेपर बना इट बिकम्स P0, क्योंकि वेपर की एक पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा आप उसका प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ज्यादा करोगे वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब एक और चीज देखो, ये जो दो लिक्विड्स हैं जिनको हमने मिक्स किया है, वन थिंग यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट, ये दो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। और अगर ये रिएक्ट नहीं करते तो ये भी बिल्कुल क्लियर है कि इनके वेपर्स भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वेपर्स रिएक्ट कर रहे होते तो ये वेपर फेज में रिएक्ट करके नीचे गिर जाते, तो अल्टीमेटली पूरा रिएक्ट कर जाता, ठीक है। तो अगर हम यहां पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ए और बी के मिसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वी आर वेरी क्लियर, ए एंड बी डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर इन द लिक्विड फेज और इन द वेपर फेज, ठीक है। तो यहां पर जो वेपर्स हैं ए और बी के, दे आर नॉन रिएक्टिंग, वी मे से आइडियल गैसेस, ठीक है ना, ओके। और हमारे पास एक बहुत सिंपल सा लॉ है, that is called Dalton's law of partial pressure, which simply says the total pressure exerted by a mixture of gases, mixture of non-reacting ideal gases, is equal to the sum of the partial pressures of the two gases or all the gases, ठीक है। ये डाल्टन्स लॉ है, ये राउल्स लॉ है। अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो यू गेट PT इज इक्वल टू P0A chi A प्लस P0B chi B, ठीक है। और अगर हमारे पास सिर्फ 2 कंपोनेंट सिस्टम है,
तो we very well know that the sum of all the mole fractions in a system is always 1. तो chi B is 1 minus chi A. आप chi A is equal to 1 minus chi B भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So I can write this particular equation for two components as Pt is equal to P naught A chi A plus P naught B 1 minus ठीक है. कोई कंफ्यूजन? क्या बेटा, मैंने प्रेशर बढ़ाता चला गया वेपर का, उसको कंडेंस कर दिया. अब अगर मान लीजिए मेरे पास कंटेनर खाली था और मैं सिर्फ प्रेशर बढ़ाते 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 वेपर को कंडेंस कर दूं, तो जब वेपर कंडेंस होगा तब उस समय वेपर का प्रेशर कितना होगा? हाँ, वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि लिक्विड और वेपर अगर इक्विलिब्रियम में है तो इट विल बी द वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर तो मैं क्रिएट कर ही नहीं सकता ना वेपर का. तो लिमिटिंग केस पी नॉट हो गया ना, तो के एच की वैल्यू पी नॉट हो गई. तो लिमिटिंग केस ऑफ राउल्ट्स लॉ, लिमिटिंग केस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के अंदर गैस लिक्विफाई नहीं होता. तो एट अ लिमिट व्हेन द गैस लिक्विफाइज द प्रेशर विल बिकम इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर, के एच विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर. इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं राउल्ट्स लॉ इज द लिमिटिंग केस ऑफ हेनरीज लॉ. कितना प्रेशर आपने बढ़ा दिया कि गैस लिक्विफाई हो गई. इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए काफी देर से थ्योरी थ्योरी कर रहे हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं. देखो, पी नॉट बेंजीन इज इक्वल टू 150 mmHg. और यहां पर मैं जो वैल्यूज दे रहा हूं, दीज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ कैलकुलेशन. ठीक है, ये कोई करेक्ट वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ना. ठीक है, हाँ, पी नॉट टॉलुइन 100 mmHg. ठीक है, कैलकुलेट the vapor pressure over a mixture. Calculate the vapor pressure over a mixture containing 78 grams of benzene, containing 78 grams of benzene and 184 grams of toluene. सॉल्व करो, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है. अब मोलर मास ऑफ बेंजीन और टॉल्यूइन बताने की जरूरत तो नहीं है ना. आ गया आंसर? क्या है? वेरी गुड. तो आंसर इज 350/3. ठीक है ना, 116.666. कोई कंफ्यूजन? आ गया आंसर? कहाँ आ गया? या तो इतना सुंदर सुंदर मत लिख, सॉल्व कर जल्दी जल्दी. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं. इसका नेक्स्ट पार्ट लिखिए. What will be the mole fraction of benzene in the vapors?
सॉल्व करो, सोच क्या रहे हो? How can the mole fraction be more than 1? ठीक है, आया आंसर? देखो, इस क्वेश्चन के लिए एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है. देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फिर से यूज करना पड़ेगा. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है पी आई इज इक्वल टू काय आई इंटू पी टोटल. ठीक है, ठीक है. सिंपल सी भाषा में the mole fraction of a gas is equal to its partial pressure divided by total pressure over the system. ठीक है? And mind it, this is the mole fraction of the gas. तो अगर हम बात करें mole fraction of a component in vapors. देखो, एक बात का ख्याल रखना, mole fraction of a component in a liquid and vapors are different things. मिक्स अप मत करना इन्हें. तो इसलिए मैंने यहां पे ऊपर डैश लगा दिया. डैश मींस वेपर्स. ठीक है? will be equal to its vapor pressure divided by total pressure. Clear? So that would be equal to P naught A chi A divided by P naught A chi A plus P naught B 1 minus chi A. ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से chi dash B will be equal to PB upon PT, which you may write as P naught B 1 minus chi A divided by P naught A chi A plus P naught B chi B. Oh, 1 minus chi A. कोई प्रॉब्लम? ठीक है. अब पता है, जब ऐसा लिखा दिखता है तो मुझे लगता है यार एक छोटा सा खेल और करते हैं. काय डैश बी को 1 माइनस काय डैश से लिखा जा सकता है. वेपर्स ही तो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सिस्टम तो वहां भी चलेगा. तो ये आ गया काय डैश ए अपॉन 1 माइनस काय डैश ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काय ए अपॉन पी नॉट बी 1 माइनस. कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके. चलो एक क्वेश्चन. अब ये नया है, पुराने वाले से लिंक मत करना. हाँ, ये चीज फिर से सेम है यहां पर. ठीक है, क्वेश्चन लिखो. The mole fraction of benzene, the mole fraction of benzene in vapors, the mole fraction of benzene in vapors over a solution of benzene and toluene. The mole fraction of benzene in vapors over a solution of benzene and toluene is 0.5.
ठीक है? What is the mole fraction of benzene in the solution? I think it would be an easy question. Same. टू बाय 5 आ रहा है। ठीक है, 0.4 2 by 5। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? हो गया ना क्वेश्चन? एवरीबडी गॉट ना 2 by 5? तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सब्स्टिट्यूट तो करना है। ये 0.5 है, ये 0.5 है, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, बस ये काय यही तो निकालना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन दे दूं, देखो। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन over a mixture of benzene and toluene. Mole fraction of benzene over a mixture of benzene and toluene. ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ओवर अ मिक्सचर का मतलब है इन वेपर्स, ठीक है, इज 0.25। ठीक है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर? गलत है, गलत है ये आंसर। भाई साहब, ये वेपर्स के मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूशन के नहीं। ये काय डैश दे रखा है आपको, काय नहीं दे रखा, तो इसलिए डायरेक्टली यूज मत करो। क्यों फंस जाते हो यार छोटी छोटी चीजों में?
चलो एक और छोटा सा खेलते हैं। जब भी मैं खेलता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है। वन इज इक्वल टू काय ए प्लस काय बी। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना इसमें? ओके। इसे पी नॉट ए से मल्टीप्लाई किया और पी नॉट ए से डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। इसे भी पी नॉट बी से मल्टीप्लाई किया, पी नॉट बी से डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम? अब पूरी इक्वेशन को पी टी से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत? कोई ज्यादा पंगा तो नहीं लिया ना? बहुत सिंपल सी चीजें है ना। अब सवाल होगा ये किया क्यों? ये जो क्वेश्चन अभी आपने किया है वो एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है? देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने जबरदस्ती यहां पे बोर्ड पे इस समय 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। 4 फॉर्मूले लिखे हुए बोर्ड पे इस समय। 4 क्वेश्चन कराए हैं, 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये था पूरा, इसको मिलाकर ये कह सकते हो आप, ये फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है? पहले क्वेश्चन का आंसर इससे निकल गया। ठीक है? फिर दूसरा फॉर्मूला, दूसरे का आंसर इससे निकला। फिर जबरदस्ती में तीसरा फॉर्मूला बना दिया। एंड देन दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। बेसिक ये है, अलॉन्ग विद डाल्टन्स लॉ। कॉम्बिनेशन बनाते चलिए और सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। याद रख सको अच्छी बात है, नहीं तो ये याद रखिएगा। क्लियर? 4 क्वेश्चंस किए हैं, एक बार ध्यान से देख लो इनको। ये 4 क्वेश्चंस नहीं है, 4 कंसेप्ट्स हैं। तो यू शुड बी वेरी मच थॉरो विद दीज 4 क्वेश्चंस। क्या हुआ गौतम जी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा था? कौन सी टर्म? हाँ, डाउट क्लियर। ठीक है, निकाला। भाई साहब ये 0.5 नहीं 0.25 दिया था। 0.25 है। समझ आ गया ना गलती क्या हुई थी? क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
हाँ जी हाँ जी, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर और ओवर मिक्सचर। हाँ वो एक ही चीज है। वेपर प्रेशर विल ऑलवेज बी ओवर अ मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन ओवर अ मिक्सचर इन द मिक्सचर में फर्क है, लेकिन वेपर प्रेशर ओवर अ मिक्सचर इन द मिक्सचर वो सेम है, क्योंकि वेपर तो ऊपर ही होगा ना, मिक्सचर में तो हो नहीं सकता। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना उस बात का। ओके, अब इन 4 क्वेश्चंस में एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट सी चीज देखना। पहले क्वेश्चन के अंदर वी टॉक्ड अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन के अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर्स एंड द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जस्ट चेक इट आउट, हर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर्स is more than its mole fraction in the solution. देखो, mole fraction of benzene in vapors in all the question is more than its mole fraction in the solution. चेक करो, मैंने ये रीजन नहीं पूछा कि ऐसा है या नहीं। क्या समझ में आ गया? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है, चलो खुशी की बात। क्या हुआ? यानी कि क्रिसमस पर ही समझ में आया, अब तक आया नहीं था कुछ भी समझ में। अच्छा, ओके, तो अभी मैंने एक स्टेटमेंट सीधी सीधी दी है, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पर मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर volatile component, the mole fraction of the more volatile component in vapors is more than its mole fraction in the solution. ठीक है, मैं मोर वोलाटाइल लेस वोलाटाइल को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं मोर वोलाटाइल को मोर वोलाटाइल से ही कंपेयर कर रहा हूं, पर सिर्फ इतना मोल फ्रैक्शन इन द वेपर, मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट इन द वेपर्स is greater than its mole fraction in the solution. Is the statement clear? The mole fraction of the more volatile component in the vapors is greater than its mole fraction in the solution. ठीक है, क्लियर? अब इसका ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द लेस वोलाटाइल कंपोनेंट इज लेस दैन इन द वेपर फेज इज लेस दैन इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है ना, बिल्कुल उल्टी चीज है, वाइस वर्सा भी ट्रू है। अब इसका मतलब यह हुआ कि लेट्स से मैंने एक सॉल्यूशन लिया और बड़े से कंटेनर में रख दिया, तो बड़े से कंटेनर में सॉल्यूशन का एक वेपर बन जाएगा ऊपर। मैंने इस वेपर को निकाला, कंडेंस कर दिया, फिर इसका वेपर बनाया,
फिर उस वेपर को निकाला, कंडेंस किया, वेपर बनाया, कंडेंस किया, वेपर बनाया, कंडेंस किया, और जैसे जैसे मैं वेपर और कंडेंसेशन करता चला जाऊंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा। एंड थियोरेटिकली स्पीकिंग, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम आई विल बी एबल टू गेट प्योर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, थियोरेटिकली। ठीक है ना? लेकिन ये जो अभी अभी मैंने प्रोसेस बोला बहुत ही फालतू का प्रोसेस है। तो कितनी बार इवापोरेट करोगा पता नहीं, वेपर कितना सा बनेगा, लिक्विड बहुत सारा रहेगा, पहली बार में ही 100 हो जाएगा, फिर 100 का भी 100 हो जाएगा, बचेगा कितना? तो इसके लिए क्या करते हैं? बिल्कुल सही बात है। अभी क्लास शुरू नहीं हुई, जाओ बात। क्या हुआ? एक्चुअली 11th की सारी क्लासेस मेरे पास है ना, तो 11th वाला कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं लगता है ऐसा आज मेरी वैसे क्लास नहीं है, तो उनको लगा कहीं क्लास ना शुरू हो गई। ऐसी जब देखो तब खाली तो यही इंसान बैठा रहता है, घुस जाता है किसी भी क्लास में। ओके, नहीं देखो मैं बहुत आलसी इंसान हूं, तो इस वजह से मैं सबसे कम काम करता हूं। एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं कोई, टाइम बढ़ाना पड़ गया, और वो भी इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि इवनिंग में क्लास नहीं है। ठीक है, मॉर्निंग में मेरी 2 क्लास होनी चाहिए थी, मैंने कंबाइन करके 1 बना दी। वो अलग बात है, उनकी क्लास फिर ड्यूरेशन बढ़ा दी मैंने, 1 घंटा 20 मिनट की जगह 2 घंटे मजे में लेता हूँ क्लास। चलो अब ज़्यादा मजे नहीं लेते, क्लास ले लेते हैं। हम क्या करते हैं इसके अंदर, एक बहुत सिंपल सा काम करते हैं। वी टेक दिस काइंड ऑफ एन apparatus, वो इधर देख लो, वी टेक दिस काइंड ऑफ एन apparatus, और यहां पर कुछ डिस्क लगा दी जाती है। दिस इज अ पोरस डिस्क। अब यहां पे डिस्क भी लगाई जा सकती है, यहां पे बीड्स भी डाले जा सकते हैं, कुछ भी डाला जा सकता है। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड अ सरफेस। यहां पर डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये सॉल्यूशन है, इसे यहां से हीट किया जाता है, वेपर्स उठते हैं। नाउ वेपर्स आर ऑफ मिक्सचर, जैसे कि हमारे पास है। नाउ दीज मिक्सचर will move to this particular porous plate, यहां पे कंडेंसेशन होगा, और क्योंकि हमने टेम्परेचर अच्छा खासा रखा हुआ तो यहां से फिर से इवापोरेशन होगा, यहां कंडेंसेशन, फिर से इवापोरेशन, इवापोरेशन, इस तरीके से यहां तक एक ही बार में मल्टीपल कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन हो चुके हैं। ठीक है, और हर इवापोरेशन कंडेंसेशन में एक पार्टीशन होता चला जा रहा है। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऊपर उठता चला जा रहा है, उसकी परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है, और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट नीचे आता चला जा रहा है। हर पोजीशन पे लेस वोलेटाइल नीचे, मोर वोलेटाइल ऊपर, लेस वोलेटाइल नीचे, मोर वोलेटाइल ऊपर। इस तरीके से करते करते लेस वोलेटाइल तो यहां से बह के वापस इसमें आता चला जा रहा है, और मोर वोलेटाइल यहां से यहां मूव करता चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये पार्टीशंस होते चले जा रहे हैं, और यहां से प्योर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट आ रहा है, और यहां पर लेस वोलेटाइल बच गया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमने 2 कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल, दैट द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट is more in the vapors. Clear? ठीक है, इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको लिखाई है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
इसे कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। This is called fractionating column. And every condensation and evaporation. अब देखो यहां पर ना, ये तो मैंने एक बहुत ही कंसेप्चुअल थियोरेटिकल डायग्राम सा बनाया है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इतना बड़ा नहीं होता, इतना सा होता है, इतने में ही काफी डिफरेंस आ जाता है। हार्डली इतना सा होता है, इसके अंदर बीड्स होती हैं, किसी में छोटी छोटी पोरस प्लेट्स होती हैं, इतना सा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया जाता है। ठीक है, एवरी कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन इज टर्म्ड अ थियोरेटिकल प्लेट। ठीक है, एवरी कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन इज टर्म्ड अ थियोरेटिकल प्लेट। और किसी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जितनी ज्यादा थियोरेटिकल प्लेट्स हैं, वो उतना एफिशिएंट होता चला जाता है, वो उतना सेपरेट कर सकता है। लेकिन यहां पर ना हर चीज के दो पार्ट्स होते हैं। अगर आप थियोरेटिकल प्लेट ज्यादा कर देते हो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को बड़ा कर देते हो, तो बी वेरी क्लियर, हर स्टेप पर टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां तक पहुंचते पहुंचते बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट भी पहुंच जाए। पता चलेगा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ही पूरा कंडेंस होकर नीचे आ गया, यहां पे कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए अगर बहुत बड़ा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाते हो तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू सेपरेट इट। और बहुत कम छोटा बनाते हो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम यह है कि मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल कंपोनेंट आना शुरू हो जाएगा, पूरी तरह सेपरेट नहीं हुआ। तो हमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एक लिमिट चाहिए, ना बहुत बड़ा बना सकते हैं ना बहुत छोटा बना सकते हैं। और उसके लिए अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम बड़ा क्यों बनाएंगे? बड़ा तब बनाएंगे जब हमें हाई एफिशिएंसी चाहिए, और छोटा कब बनाएंगे? जब कम एफिशिएंसी चाहिए। इज इट क्लियर? तो बी वेरी क्लियर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तो हम उतना ही रखते हैं। ये जो लिक्विड हम सेपरेट कर रहे हैं ना, इन पे डिपेंड कर जाता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चलेगा या नहीं चलेगा। अगर जो ये दो लिक्विड्स हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट में 10 डिग्री से कम का डिफरेंस है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि तब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम काफी बड़ा चाहिए होगा और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है। 10 डिग्री ऊपर नीचे हुआ और मोर वोलेटाइल भी कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा। तो अगर 10 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क नहीं करेगा। और अगर 50 डिग्री से ज्यादा है तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की जरूरत नहीं है, फिर तो ऐसे ही डिस्टिल कर दो। ठीक है, तो द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ट यूज्ड फॉर separating the liquids which have the boiling point difference। नहीं, ये आपकी क्लास नहीं है। The fractional distillation is best used for the liquids which have a boiling point difference between 10 to 50 degrees Celsius। Is it clear? कोई कंफ्यूजन? अभी 15 मिनट है क्लास में। ये तो 5 बजे तक क्लास करवा रहा है ना? नहीं, 5 बजे तक कब बोला मैंने कल ही ऑन किया था, मिनिमम टिल 4, मैक्सिमम टिल 4:10। 5 ही मिनट तो बढ़ाया, चल 4:10 पे छोड़ दूंगा, दिक्कत क्या है? देखा, इतनी भारी पड़ती है क्लास। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा। अ मिक्सचर कंटेनिंग फॉर्मिक एसिड एंड वाटर, हाँ दोबारा पूछ रहा हूं। A mixture containing formic acid and water cannot be separated by fractional distillation. I hope अब समझ में आ गया, पहले तो रट लिया था। ठीक है, formic acid has a boiling point of 99 degrees, water has 100 degree, therefore they cannot be separated by fractional distillation. मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता।
Is it clear? So that's what we call as the fractional distillation and the concept behind it. ठीक है? कुछ पूछना है? ठीक है? अच्छा, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दे, सॉल्ट बन जाएगा, पानी इवेपोरेट कर दे। ठीक है? बाद में कोई और एसिड डाल के डिस्टिल कर दो। ठीक है? अब एक और मजेदार सी चीज लेते हैं इसी में, और वो मजेदार सी चीज है जिसे कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। Heard of something called steam distillation? सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है ना, गुड। थोड़ा सा पता है कैसे होता है स्टीम डिस्टिलेशन? अच्छा, आपको सुना सुना लग रहा है, बाकी वो तो सुना सुना लग रहा है। देखो, एक बात हमें पता है, डिस्टिलेशन के लिए हमें एक बात पता है कि वी नो इफ वी डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर देन द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ये हमें पता है। ठीक है? अगर हम अंडर रिड्यूस प्रेशर अगर डिस्टिलेशन करते हैं उसको बोला जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज वेरी एफिशिएंट, वेरी गुड, बट कॉस्टली, क्योंकि वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए यू हैव टू हैव अ सील्ड अपरेटस और वैक्यूम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ग्लिसरीन या फिनॉल या एनिलीन। तो इन चीजों को लो टेम्परेचर पर ही डिस्टिल करना पड़ेगा। तो अब उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है? अब हाँ, H2O2 हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है, वो एक कैटलिस्ट है। एक मिनट सुन, एक होता है कैटालिसिस से डिकम्पोज करना, एक होता है हीट करके डिकम्पोज करना, दोनों से डिकम्पोज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बड़े आराम से डिकम्पोज होता है। आई होप आई टोल्ड यू दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बताया था ना, हाइड्रोजन करवाया चैप्टर नहीं कराया? अच्छा, अभी नहीं कराया, जब कराऊंगा बता दूंगा। ठीक है? तो जब ये चैप्टर कराऊंगा तो बता दूंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल ये मानो वो डिकम्पोज होता है हीट करने से। ओके? कैटलिस्ट डाल देते हो तो भी डिकम्पोज होता है, अगर कैटलिस्ट नहीं डालते तो भी वो अपने आप डिकम्पोज होता रहता है। हीट करने से डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। ठीक है? तो वैक्यूम डिस्टिलेशन करने का तरीका क्या है? यू अप्लाई दैट और दो प्रेशर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन क्या करता है। हियर वी हैव बेटा, क्लास की जो लेंथ इंक्रीज की है वो गप्पे मारने के लिए नहीं की है, पढ़ाई कर लें। हाँ, यहां वाटर है, हियर वी हैव अनदर कंटेनर। दिस इज द सब्सटेंस। ठीक है? और यहां पर वी हैव द नॉर्मल कंडेंसर। तो एक नॉर्मल कंडेंसर है जहां से यहां से इन है पानी का, ये ठंडा करता है, ये आउट है पानी का, तो ये पूरा का पूरा लिक्विड कंडेंस होकर यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाता है। नाउ व्हाट डन, किया क्या जाता है, यहाँ पानी को हीट करते हैं, बॉईल होता है, स्टीम बनती है, स्टीम यहाँ पे बबल होना शुरू हो जाती है। ठीक है? यहाँ पर इसको फिर से हीट करते हैं। ठीक है? अप टिल समथिंग लाइक 100 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देते हैं इसे।
यहां से स्टीम इसमें बबल की जाती है, थोड़ा सा इस सब्सटेंस का भी वेपर बनता है, और इन दोनों का जो सम टोटल है वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ द स्टीम, द प्रेशर ऑफ द स्टीम एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, दे जॉइन टुगेदर एंड दे बिकम 1 एटमॉस्फेयर। अब देखो, बॉइलिंग को इससे मतलब नहीं है कि प्रेशर किसका है, बॉइलिंग को इससे मतलब है कि प्रेशर हैज बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर एंड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, और यहां पर व्हेन वी गेट दिस सब्सटेंस, यहां पर जो मिक्सचर हमें मिलता है, इट कंटेन्स वाटर एंड द सब्सटेंस। क्लियर? द मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन is the same as the ratio of the vapor pressure, or reverse of the ratio of the vapor pressure. यानी कि mole fraction of water upon mole fraction of the substance is equal to the vapor pressure of the substance divided by vapor pressure of water divided by vapor pressure of the substance. ठीक है, सीधा सीधा. Now this steam distillation, this is the steam distillation, this is a cheap substitute of vacuum distillation. It's a cheap substitute of vacuum distillation. Be very clear, इस steam distillation के बहुत सारे restrictions हैं, ये हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता. For any substance to be steam distillable, it must satisfy a few conditions. The very first condition, the substance must not react with water. ठीक है, पता चले हमने पानी डाला और पानी ने हाइड्रोलिसिस कर दिया, सब्सटेंस कुछ था, बन कुछ और गया. The substance must not react with water at its boiling point. ठीक है, पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक हम लेके जाएंगे टेम्परेचर को, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट पर भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए. That's the first condition it must satisfy. Second और मजेदार कंडीशन है, the substance must not be miscible with water. पता चलेगा यहां पे सॉल्यूशन मिल गया, अब इस सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए फिर से डिस्टिलेशन करो, फायदा क्या हुआ? ठीक है, काम बढ़ नहीं जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उतना फिर से वेपराइज हो जाएगा इतने पानी के साथ. ठीक है, तो सेकेंड थिंग, इट मस्ट नॉट बी मिक्सेबल विद वाटर. ठीक है, एंड थर्ड एंड क्वाइट एन इंपॉर्टेंट कंडीशन, इट मस्ट हैव अ नाइस इनफ वेपर प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. मतलब पता चले कि सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट 500 डिग्री है, पानी का 100 डिग्री है, पता चला पानी का डिस्टिलेशन कर दिया, सब्सटेंस आया ही नहीं, क्योंकि वेपर प्रेशर के रेशियो में है ना ये तो अमाउंट, तो उसका कुछ तो वेपर प्रेशर होना चाहिए ना, 10-20 यूनिट तो होना ही चाहिए, वही फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा. तो इट मस्ट हैव अ सब्सटैंशियल वेपर प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, देन इट इज स्टीम डिस्टिलेबल. अब यहां पे कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं जो स्टीम डिस्टिलेबल हो जाते हैं, जैसे एनिलीन. एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट 172 डिग्री है. अगर 172 डिग्री पे उसको बॉइल करते हैं, उसको डिस्टिल करते हैं, तो बहुत कम एनिलीन बचता है, सारा वेस्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. तो एनिलीन को स्टीम डिस्टिलेशन कर देते हैं, क्योंकि एनिलीन पानी में सॉल्युबल नहीं है. ठीक है, देन वी कैन डू द स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. याद है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, एंड दैट इज हाउ इट बिकम्स स्टीम डिस्टिलेबल. ठीक है, सैलिसाइल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड, वो स्टीम डिस्टिलेबल हो जाता है. ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है. फिनॉल के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज नहीं हो सकता, ग्लिसरॉल के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्युबल है पानी में. ठीक है, इज दैट क्लियर? So that's what we have talked about steam distillation.